नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और चिल वाटर प्लांट के लॉकशीट के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग और एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम को इस जो लॉकशीट में जो रीडिंग्स है, इस रीडिंग की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे, लेस कूलिंग कम हो रही है। और सेकंड, कंप्रेसर मोटर जो है वो हाई एम्पियर ले रहे हैं, उसका जो रेटेड एम्पियर होता है उससे वो एम्पियर थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं। तो कूलिंग जो लेस है, कैसे मालूम पड़ेगा कूलिंग कम हो रही है? तो यहाँ पे आप देखो, इनसाइड टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो 75 टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ के 78 हो गया। वेट टेम्परेचर 65 होना चाहिए, वो 70 हो गया। आरएच भी इंक्रीज हो गई, 58% की वो 67% आरएच हो गई। ओके, आउटसाइड टेम्परेचर उस वक्त का 178 है, 100 है ट्रैवल टेम्परेचर, 78 है वेटेबल टेम्परेचर। ओके, फिर हम लोग आएंगे एएचयू की रीडिंग के पास में। एएचयू में कैनवस रीडिंग जो है 55 नॉर्मली होती है, तो ये बढ़ के 60 हो गई। वेटेबल टेम्परेचर 54 था, 58 हो गया। रिटर्न टेम्परेचर 75 था, वो 80 हो गया। 65 वेटेबल था, वो 70 हो गया। तो इससे हम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके, फिर हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे चिल्ड वाटर के पंप के पास में। प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रेशर नॉर्मली उतना ही है, तो पंप में कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर पंप में गड़बड़ होती है तो प्रेशर में प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे एम्पियर में भी कुछ गड़बड़ नहीं है, एम्पियर भी सही है। फिर चिल्ड वाटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी पंप सही काम कर रहा है, क्योंकि प्रेशर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 45 है, तो चिल्ड वाटर का इनलेट टेम्परेचर जो है वो 61 हो गया। ओके, और आउटलेट 45 से बढ़कर 51 हो गया। तो यहाँ पे भी चिलर का जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ गया। चिलर का पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो हाई टेम्परेचर का जो वाटर है वो एएचयू में जाएगा, तो ऑब्वियसली एएचयू का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एएचयू में अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एएचयू से हवा ठंडी होती है, तो जो हवा आएगी वो प्रॉपरली ठंडी नहीं होगी, तो एयर कंडीशनिंग रूम में आपको जो है कूलिंग प्रॉपर नहीं मिलेगा। फिर आएंगे कंडेंसर के पास में। कंडेंसर पंप की बात करें तो कंडेंसर पंप जो है वो भी ओके चल रहा है, क्योंकि उसका प्रेशर सही बता रहा है, यहाँ पे एम्पियर भी सही है, तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर आएंगे कंडेंसर के पास में। ओके, तो कंडेंसर की अगर बात करें तो कंडेंसर जो प्रेशर है, प्रेशर सही है। यहाँ पे फिर गड़बड़ है इनलेट आउटलेट टेम्परेचर में। 85 था इनलेट टेम्परेचर और वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। आउटलेट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था, वो बढ़ के हो गया 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है। फिर आएंगे कंप्रेसर के पास में। अगर कंप्रेसर की बात करें तो नॉर्मल जो रेफ्रिजरेंट है, 822 रेफ्रिजरेंट है, 60 टीआर का प्लांट है, तो 65 के आसपास में प्रेशर होना चाहिए। 55-65 के बीच में प्रेशर होना चाहिए, और बढ़ के 70 हो गया सक्शन प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर डीपी मतलब और 230 होना चाहिए, और 245 हो गया, ये भी थोड़ा सा रेंज के बाहर निकल गया। ऑयल प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और एम्पियर जो है वो भी बढ़ गया। तो जैसे यहाँ पे लिखा कि कंप्रेसर मोटर है एम्पियर, तो यहाँ पे 75 नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन 82 हो गया। तो यहाँ पे जहां जहां पे भी रीडिंग्स हम लोग को अभी ज्यादा लग रही है, ओके, तो उसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। सक्शन प्रेशर हाई लग रहा है, तो ये रीडिंग सही है। डिस्चार्ज भी हाई लग रहा है, एम्पियर भी हाई है, प्रेशर सही है, ये टेम्परेचर हाई है, कंडेंसर इनलेट आउटलेट, फिर यहाँ पे सब सही है। चिल्ड वाटर इनलेट आउटलेट टेम्परेचर हाई लग रहा है, तो ये क्रॉस कर दिया मैंने। और फिर ये सारे टेम्परेचर, कैनवास टेम्परेचर हो गया, ट्राइबल वेपर और रिटर्न एयर हो गया, और रूम टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ इसको। अब क्या करना होता है आपको, तो इतना पता चल गया कंफर्म कि यहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे रीडिंग्स मिल रही है। अब हम लोग को एग्जैक्टली टारगेट करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। सब में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं एक पार्ट में प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से सब जगह पे कुछ ना कुछ उसका इंडिकेशन आता है, कुछ ना कुछ रीडिंग में चेंज आ जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे ही यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को मशीन में प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रहा है, सक्शन प्रेशर में, डिस्चार्ज प्रेशर में, सब में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एएचयू के ऊपर टारगेट नहीं करेंगे, तो हम लोग इस तरीके से जाते हैं। ऐसे चिल वाटर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, चिलर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पंप में तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चिलर इनलेट आउटलेट में प्रॉब्लम है। तो चिलर को है ना, चिलर को चेक किया जाता है। नॉर्मली एक तरीका क्या होता है, चिलर का एलटीडी चेक करते हैं। व्हाट इज एलटीडी? एलटीडी इज लिविंग टेम्परेचर डिफरेंस। नॉर्मली चिलर का जो एलटीडी होता है, चिलर का जो एलटीडी होता है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। व्हाट इज एलटीडी? एलटीडी इज लिविंग टेम्परेचर डिफरेंस। लिविंग टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? चिलर में आने वाला पानी और चिलर से बाहर जाने वाला पानी, इसमें 9-10 डिग्री फ़ारेनहाइट के डिफरेंस होना चाहिए। इससे अगर डिफरेंस कम हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो समझ लेगा चिलर में गड़बड़ है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, रीडिंग्स की बात करें, तो यहाँ पे 54 और 45 है। ओके, तो ये रीडिंग भी करीब करीब एलटीडी हमारा सही है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। 9 का डिफरेंस आ रहा है, 10 का चाहिए लेकिन 9 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी सही है। और अगर हम लोग यहाँ पे भी अगर डिफरेंस की बात करें एलटीडी की, चिलर की एलटीडी की, तो यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग श्योर बोल सकते हैं कि चिलर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग ने क्रॉस करके रखा है, लेकिन इसको हम लोग साइड में रखेंगे, क्योंकि जो डिफरेंस होना चाहिए एलटीडी का वो सही दिखा रहा है।
एलटीडी के साथ में और एक होता है कि चिलर का अप्रोच भी चेक करते हैं। ओके, चिलर का क्या होता है, अप्रोच। तो चिलर अप्रोच भी चेक करना चाहिए। चिलर अप्रोच से हम लोग को पक्का पता चलता है कि चिलर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है क्योंकि इसका एलटीडी सही है, तो चिलर का मेंटेनेंस हम लोग अभी नहीं निकालते। फिर आगे जाके क्या बात की है यहाँ पे तो सब सही है। यहाँ पे मैंने क्रॉस किया कंडेंसर का। कंडेंसर की भी सेम चीज होती है, जैसे चिलर का एलटीडी होता है वैसे कंडेंसर का भी एलटीडी होता है। कंडेंसर का भी एलटीडी 10 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 85 दोनों जगह 85-95 सॉरी, तो डिफरेंस जो है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। तो कंडेंसर का जो एलटीडी है दैट इज 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम लोग बढ़ा हुआ टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया नो डाउट, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस भी 95-105, मतलब यहाँ पे भी एलटीडी 10 का था और यहाँ पे भी लिविंग टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 10 का है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि शायद कंडेंसर भी सही काम कर रहा है, लिविंग टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। लेकिन फिर से मैंने कहा जैसे चिलर का अप्रोच होता है वैसे कंडेंसर का भी एक अप्रोच होता है, उस अप्रोच को चेक करना जरूरी है। कंडेंसर अप्रोच क्या होता है, इसको अगर आपको समझना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसका अप्रोच कैसे निकालते इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग को डाउट आ रहा है सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और एम्पियर। ऑब्वियसली अगर कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होगा तो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा। ओके, रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, और रेफ्रिजरेंट जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का, उसमें से बहुत सारा रेफ्रिजरेंट जो है प्रॉपरली ठंडा नहीं होता है और वही चिलर में जा रहा है। ओके, उसके वजह से रेफ्रिजरेंट जो है वेपराइज कंडीशन में अगर जाएगा चिलर में या इवापोरेटर में तो वहां का भी प्रेशर बढ़ेगा। तो जो यहाँ के प्रेशर बढ़े हुए हैं, सक्शन प्रेशर या डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसका रीजन क्या है, शायद यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, लेकिन ये डेफिनेटली प्रॉब्लम कंडेंसर में नहीं है या फिर चिलर में नहीं है, तो प्रॉब्लम किसी और पार्ट में जिसके वजह से शायद ये टेम्परेचर बढ़ते होंगे। और एक बार आपके चिलर का टेम्परेचर और ये जो बढ़ गया कंडेंसर का, तो ऑब्वियसली प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ेगा क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है। एक बार टेम्परेचर बढ़ गया तो वहां पे प्रेशर भी बढ़ना ही बढ़ना है। ओके, अब जो है यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि ये जो कंडेंसर है या चिलर है इसकी रीडिंग जो बढ़ गई तो इसको जो जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में डाल सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है, कौन से ऐसे पार्ट्स आते हैं जो कंडेंसर से जुड़े हुए होते हैं। ओके, इसका आंसर तो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए। कंडेंसर में अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो और ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है जो कंडेंसर से जुड़ा हुआ है जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए और अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंडेंसर से रिलेटेड पार्ट कौन सा है। तो कंडेंसर से रिलेटेड एक पार्ट होता है दैट इज कूलिंग टॉवर। ओके, तो शायद कूलिंग टॉवर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग कंडेंसर को डिस्केल करना चालू कर देते हैं और कंडेंसर को डिस्केल भी करते हैं तभी आपको रीडिंग सेम मिलेगी अगर कूलिंग टॉवर में प्रॉब्लम है। तो कंडेंसर से जुड़ा हुआ है कूलिंग टॉवर, और कूलिंग टॉवर का जो ये है पता कैसे करते हैं उसका फॉल्ट, जैसे यहाँ पे हम लोग चिलर अप्रोच की बात करते हैं या फिर कंडेंसर अप्रोच की बात करते हैं। जैसे कंडेंसर को चेक करने के लिए कंडेंसर अप्रोच होता है, वैसे कूलिंग टॉवर को चेक करने के लिए कूलिंग टॉवर अप्रोच होता है। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ सीटी अप्रोच। सिटी अप्रोच क्या होता है, सम वाटर टेम्परेचर। ओके, सम वाटर टेम्परेचर, कूलिंग टॉवर का जो सम होता है, सम में जो पानी होता है उसका टेम्परेचर हम लोग को लेना होता है और उसमें से हम लोग को वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है एम्बिएंट एयर का, उसको माइनस करना होता है। जब आप ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिटी अप्रोच मिलेगा। अब स्टैंडर्ड वैल्यू जो सिटी अप्रोच की है वो कितनी होनी चाहिए, वो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड वैल्यू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अब इस केस में हम लोग चेक करेंगे कि कूलिंग टॉवर का अप्रोच क्या है। अगर कूलिंग टॉवर का अप्रोच 5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आता है, इसका मतलब कूलिंग टॉवर में प्रॉब्लम है, तो वहां पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अब सम वाटर टेम्परेचर मतलब कूलिंग टॉवर का जो पानी बाहर निकल रहा है, सम में से पानी बाहर जाता है ना, और कूलिंग टॉवर से पानी जो बाहर जाता है वो कंडेंसर के इनलेट में जाता है। तो हम लोग को ये जो सम वाटर टेम्परेचर है वो कहाँ पे मिलेगा, हम लोग को चेक करना होगा कंडेंसर इनलेट टेम्परेचर क्या है। तो इस केस में कंडेंसर इनलेट टेम्परेचर कितना है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सेम वाटर होगा, जो सम से निकलेगा वही कंडेंसर के इनलेट में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो हम लोग को लेना होता है। तो एयर का जो एम्बिएंट एयर मतलब आउटसाइड एयर, और आउटसाइड एयर का वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है दैट इज 78। ओके, तो आप इसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो हो जाएगा 17 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हमारे इस केस में जो सिटी अप्रोच है, कूलिंग टॉवर अप्रोच है, वो 17 डिग्री फ़ारेनहाइट का आ रहा है और हम लोग को स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बता रही है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो वैल्यू है काफी इंक्रीज होगी, जो नॉर्मल वैल्यू है नॉर्मल वैल्यू से काफी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब श्योर हम पक्का यहाँ पे बोल सकते हैं कि कूलिंग टॉवर काम नहीं कर रहा है, और कूलिंग टॉवर जब काम नहीं करता
तो पानी जो कूलिंग टॉवर में आता है वो प्रॉपरली ठंडा नहीं होता, और पानी ठंडा नहीं होगा तो इस तरीके से जो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट का पानी आना चाहिए उसकी जगह पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट का पानी कूलिंग टॉवर में आ रहा है, और वो जितनी अच्छी तरीके से हीट को निकालना चाहिए उतनी अच्छी तरीके से हीट को कंडेंसर से रिजेक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। शायद इस केस में आगे जाके प्लांट एचपी पे ट्रिप भी हो सकता है, हाई प्रेशर कटआउट पे ट्रिप भी हो सकता है। कंडेंसेशन जब प्रॉपर नहीं होता तो वेपराइज रेफ्रिजरेंट, वेपर फॉर्म का लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाना चाहिए ना, तो ज्यादा करके लिक्विड वेपर मिक्सर चिलर में जाता है, और फिर जाके चिलर का प्रेशर भी बढ़ता है, जो यहाँ पे बढ़ा हुआ प्रेशर नजर आ रहा है, जिसके कारण चिलर का टेम्परेचर जो है यहाँ पे आउटलेट टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एक बार चिलर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो एएचयू का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और एएचयू का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो एयर कंडीशनिंग रूम है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है, तो यही प्रॉब्लम हो सकता है कि आप इसको चेक करो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार कूलिंग टॉवर के जो स्प्रे नोजल्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, पानी जो छिड़कते हैं वहां पे कई बार मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे कि कुछ स्प्रे नोजल टोटली ब्लॉक होते हैं और इतनी अच्छी तरीके से पानी स्प्रे नहीं होता, और जो फिलिंग्स वगैरह होती है कूलिंग टॉवर में जिसमें पानी स्प्रे होता है और पानी का सरफेस एरिया बढ़ता है, वो भी कई बार ब्लॉक हो जाती है। तो आपको चेक करना होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। कई बार कूलिंग टॉवर का पंखा बंद होता है, या पंखे का कैपेसिटर खराब हो जाता है, या पंखे मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जिससे जितनी वेलोसिटी में हवा जानी चाहिए उतनी वेलोसिटी में हवा नहीं जाती। कई बार कूलिंग टॉवर की जो बाजू की जाली होती है उसमें कुछ कचरा अटक जाता है, प्लास्टिक की थैली वगैरह उसमें अटक जाती है, जिससे कि एयर सर्कुलेशन जैसा होना चाहिए वैसा एयर सर्कुलेशन नहीं होता, और जिसके वजह से भी इस टाइप से कूलिंग टॉवर का जो अप्रोच है वो अप्रोच इंक्रीज हो सकता है। कई बार फिल्टर्स वगैरह चेक करने होते हैं, फिल्टर की वजह से, फिल्टर अगर ब्लॉक है, स्टेनर फिल्टर जो होते हैं वाटर के, तो पानी का फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी पानी जितनी क्वांटिटी में जाना चाहिए उतनी क्वांटिटी में कूलिंग टॉवर में नहीं जाता, और जिसकी वजह से अप्रोच इंक्रीज हो सकता है। तो आपको जब जाओगे वहां पे तो आपको डिटेल चेक करना है। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम कूलिंग टॉवर में कॉमन देखा जाता है, जब भी प्लांट में कूलिंग टॉवर लगते हैं ना, तो आप सारे कूलिंग टॉवर आइदर टेरेस पे होते हैं या एक ही जगह पे जमीन पे लगाए जाते हैं। अब क्या होता है, कई बार में कुछ प्लांट जो होते हैं ना उसके कूलिंग टॉवर ऑलरेडी लग चुके होते हैं, जैसे कि समझो एक जगह पे 4 प्लांट है और चारों प्लांट के कूलिंग टॉवर सेपरेट सेपरेट है। अब पहले तो 3 प्लांट ऑलरेडी लगे हुए थे, उनके कूलिंग टॉवर भी लगे थे, चौथा जो प्लांट आया, समझे चौथा प्लांट आया 60 TR का, और इस प्लांट को भी वहीं पे लगा दिया, उसका कूलिंग टॉवर भी वहीं पे लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब सारे कूलिंग टॉवर एक साथ में लगते हैं ना, तो उस जगह का पर्टिकुलर जो ह्यूमिडिटी है इंक्रीज होती है, क्योंकि हर एक कूलिंग टॉवर क्या कर रहा है, पानी को स्प्रिंकल कर रहा है, अपनी हीट को रिजेक्ट कर रहा है। कूलिंग टॉवर में से लैटेंट हीट रिजेक्ट होती है। ओके, जब लैटेंट हीट रिजेक्ट हो जाती है तो उस पर्टिकुलर जगह का वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और वहां का वेट बल्ब टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो कूलिंग टॉवर जो है इवेपोरेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वहां पे इवेपोरेशन प्रॉपरली नहीं होता। मतलब वो जो नया कूलिंग टॉवर लगा हुआ है वो जितनी हीट को बाहर निकालना चाहता है उतनी हीट वहां से नहीं निकल पाती, और जिसके वजह से कूलिंग टॉवर की इफिशियंसी डाउन हो जाती है, और जिसकी वजह से अप्रोच में उसका डिफरेंस आपको नजर आता है। तो आपको वो चीज भी चेक करनी है, जो कूलिंग टॉवर अभी लगाया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, उसका इंस्टॉलेशन नया है क्या, और उसके आजू बाजू में कोई बड़ा कूलिंग टॉवर है क्या जो ज्यादा से ज्यादा लैटिट्यूड को रिजेक्ट कर रहा है, और जिसके कारण जिसका इफेक्ट इसके ऊपर होते हैं। इसको अगर सिंपल तरीके से समझना है तो हम एक स्प्लिट एसी का एग्जांपल लेंगे। समझो ऑलरेडी कुछ स्प्लिट एसी की जो कंडेंसिंग यूनिट होते हैं वो टेरेस पे लगे हुए हैं, हर एक कंडेंसिंग यूनिट अपनी अपनी हीट को रिजेक्ट कर रहा है। ओके, और जो एसी लगे हैं उसकी कैपेसिटी है, समझो कोई 5 टन का है, कोई 3 टन का है, ऐसे 3-4 एसी लगे हुए हैं, और बाद में जाके फाइनली हम लोग कोई 1 टन का एसी टेरेस पे जाके लगा देते हैं, जिसका कंडेंसिंग यूनिट लगा देते हैं। अब जो बड़े बड़े एसी है ना, 3 टन के, 5 टन के, ओके, 2 टन के, वो अपनी हीट को टेरेस पे छोड़ रहे हैं, और उसमें हम लोग ने नया एक छोटा सा एसी लगा दिया 1 टन का। अब ऑलरेडी कंडेंसर का जो आजू बाजू का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होता है, तो नया जो कंडेंसिंग यूनिट हम लोग लगाते हैं उसको हीट रिजेक्ट करने के लिए वहां पे स्कोप नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो नया एसी लगाया है वो प्रॉपरली आपको कूलिंग नहीं देता। सिमिलर टू दैट कूलिंग टॉवर के साथ में भी होता है, ऑलरेडी कुछ कूलिंग टॉवर लगे हुए हैं, और जब आप नया कूलिंग टॉवर को इसके बाजू में इंस्टॉल करते हो तो वहां पे वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, वो जगह ह्यूमिड होने के कारण वहां का वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और वेट बल्ब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वहां पे कूलिंग टॉवर में जो पानी छिड़का जाता है, जो पानी को ठंडा करने के लिए इवेपोरेट किया जाता है, प्रॉपरली इवेपोरेट नहीं होता, जिसकी वजह से पानी ठंडा नहीं होता, और जिसके कारण शायद कूलिंग टॉवर इनलेट या सम वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो आई थिंक इस केस में पहले हमें क्या करना होगा, कूलिंग टॉवर अप्रोच चेक करना होगा, और जो भी पॉसिबिलिटीज मैंने अभी बताई इन सबको पहले करेक्ट करके देखना होगा। वैसा करने के बाद में शायद ये जो टेम्परेचर है टेम्परेचर डाउन हो सकता है। एक बार ये टेम्परेचर नॉर्मल रीडिंग पे आ गया तो बाकी के टेम्परेचर जो है अपने आप नॉर्मल पे आ सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे आज के सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है कूलिंग टॉवर अप्रोच क्या होता है, दूसरा सवाल है कूलिंग टॉवर का अप्रोच कितना होना चाहिए, तीसरा सवाल है कूलिंग टॉवर काम क्या करता है,
चौथा सवाल है एलटीडी का फुल फॉर्म क्या है, और पांचवा सवाल है चिलर का एलटीडी कितना होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।